हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग किसलय भाग 3 के पाठ 16 खेमा नामक पाठ को पढ़ेंगे। ये जो खेमा नामक पाठ है वो बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है। जो खेमा कहानी है वो हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है और ये भी बताती है कि हमें किस तरह से अपने अधिकारों को जानना चाहिए, और यदि हमारे पास सामर्थ्य है, कहीं बाल मजदूर हम देख रहे हैं तो हमें उसको रोकना चाहिए। तो चलिए एक ऐसे ही मार्मिक कहानी आज हम लोग पढ़ते हैं, जो कहानी हमें जागरूक भी बनाएगी और संवेदनशील भी बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गली के नुक्कड़ पर बीरा नाम की एक चालू और अस्थायी होटल है। अब कहाँ पे है? गली के नुक्कड़ पर। नाम क्या है उसका? बिना नाम का है। इसे अस्थायी क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ठेला देखे होंगे जिस पे पहिया लगी होती है, मतलब उसको कहीं पे भी ले जाया और लाया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी कहा गया है। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा। पंखा किस रंग का है? लाल रंग का। जिन जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उन शब्दों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। नहीं बनेंगे तो आप कहिएगा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डब्बे, एक छिंक जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। जो लाल रंग का पंखा है वो तो भट्टी के साथ लगा हुआ है, और दीवार पर सटे टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा हुआ एक एल्युमिनियम का भगोना। किसका भगोना? एल्युमिनियम का। कितने लीटर दूध? 8 से 10 लीटर दूध। और क्या भगोना है? चाय और शक्कर के डिब्बे हैं। एक छिंक है जिसमें केवल 8 से 10 गिलास रखे हुए हैं। कितने गिलास रखे हुए हैं? 8 से 10। इस जो मुक्ता काशी होटल है, अस्थायी जो होटल जिसको कहीं भी ले जाया और लाया जा सकता है, देखिए आप फोटो में, इस होटल का मालिक कौन है? कसारा। नाम क्या है होटल के मालिक का? कसारा। इस होटल के मालिक का नाम क्या है? फिर से ध्यान रखिएगा, कसारा। और अपने काम को हल्का करने के लिए ये जो कसारा है होटल का मालिक, वो अपने काम को हल्का करने के लिए पास के गांव से एक बालक को ले आया है। तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। मालिक का क्या नाम था? कसारा। लेकिन जो नौकर लेके आया था, वो जो बाल मजदूर था, उसका क्या नाम था? खेमा। और खेमा कैसा बोलता था? कुछ तुतलाते हुए बोलता था। लगभग 8 से 9 वर्ष का। उसकी उम्र कितनी थी खेमा की? 8 से 9 वर्ष। रंग कैसा था? गेहुआ। कद लगभग 3.5 फुट। और उसका कद कितना था? लंबाई कितनी थी? लगभग 3.5 फुट। खाकी निकर और पैबंद के साथ लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। ध्यान दीजिएगा, नाम पूछेगा यदि होटल के मालिक का तो नाम था कसारा, और जो नौकर लेके आया था उसका क्या नाम था? खेमा। उम्र कितनी थी? 8 से 9 वर्ष। रंग कैसा था? गेहुआ था। हाइट कितनी थी? कद कितना था? लगभग 3.5 फुट। और खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज वो पहने हुआ था। दूध के दांत अभी उसके टूटे भी नहीं थे, और बेचारा रोजगार की पैड़ी सीढ़ी पर पहला पायदान उसने रख दिया था। अब ध्यान दीजिए क्या क्या करता था वो। सुबह की गाहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी के पास धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा करता। अब ध्यान दीजिएगा, जो कसारा चाय बनाता था और खेमा क्या करता था? उन चाय को उन ग्राहकों के पास पहुंचाता था, और उसके बाद उन चाय के गिलासों को धोता था, और उसे ले जाकर जो छींके थे इसमें 8 और 10 गिलास रखे रहते थे, उन्हीं पे वो पंजों के बगल, मतलब वो जो छींका था उससे मिल नहीं पाता था, उसकी जो ऊंचाई थी इसकी हाइट से ज़्यादा थी, इसलिए वो पंजों के बल खड़ा होकर उस गिलासों को उसमें जमा देता, मतलब रख देता था। यह क्रम उसकी नियति बन गया था, मतलब ये जो कार्य था उसका प्रतिदिन का हो गया था। एरे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। मतलब चाय पीने वाले लोग आ गए थे, कुछ लोग उधार भी चाय पीते हैं ना, तो कुछ लोग उधार चाय पी के गए, और किसके किसके, तो इसी के लिए जो वो कसारा है वो खेमा को बुला रहा है, एरे खेमा, यही कह के उसको बुलाता था। और जा ले डायरी, जा लिखवा के ला। कितना कितना? 3 साइकिल वाले के,
साइकिल वाले कितने 3, मास्टर साहब कितने 2 और सेठ जी कितने 5। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। हाँ काका, अभी लेकर आता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिल्ला है। मतलब जैसे कसारा बुलाता है तो खेमा कहता है हाँ मैं लेकर जाता हूँ, लिखवा के लेके आता हूँ। वो चला जाता है, लगभग कम से कम 8-10 मिनट बाद आता है, क्योंकि कसारा के व्यवहार को खेमा समझ गया था और खेमा जान रहा था कि दुकान पर जाऊँगा तो फिर पिलना है, मतलब कार्य को करना ही है, लगा ही रहना है, तो 5-10 मिनट आराम ही कर लेता हूँ। इसलिए वो 8-10 मिनट बाद घूमते घामते आया था। फिर देखिए कसारा क्या बोला है। इतनी देर कहाँ रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। वो मास्टर साहब दुकान पे नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब कसारा ने पूछा कि 8-10 मिनट कहाँ था, इतना लेट क्यों हुआ, तब वो सफेद झूठ बोल देता है कि मैं मास्टर साहब दुकान पे नहीं थे इसलिए मुझे लेट हो गया। उसके बाद खेमा क्या करता है, गिलास को उठाता है और धोने चला जाता है। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। ध्यान दीजिएगा, खेमा ने किससे कहा? कसारा से। क्या कहा? मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। ये बात किसने कही? कसारा ने। किसको कही? खेमा को। खेमा बेचारा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, सोचिए धूप गहराने लगी थी, कितनी गर्मी होती है, ज़मीन कितनी जलती है, इसीलिए बेचारा खेमा कसारा से चप्पल मांग रहा था। तो आपको ध्यान क्या देना है, अप्रैल का महीना था। महीना किसका था? अप्रैल का। धूप गहराने लगी थी। नंगे पाँव खेमा इधर उधर कोल्हू की बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। क्यों? शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती, मतलब पैर उसका जल जाता, थोड़ा सा पानी डाल लेता पैर पर, तो थोड़ा देर के लिए उसको तसल्ली मिल जाती, आराम मिल जाती, क्योंकि उसके पैर में चप्पलें नहीं थी। और जब वो चप्पल मांगा तो कसारा ने उसे चप्पलें सिर पर रखने की बात कही थी। फिर ध्यान दीजिएगा, काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठ गया। कौन रोटी खाने बैठ गया? कसारा। क्या क्या खा रहा था वो? 2 रोटी, प्याज और चटनी। रोटियां कितनी थी? 2, प्याज और चटनी साथ में थी। खाना खाने लगा कसारा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाएगा, मतलब कसारा खा लेगा, छोड़ेगा तो मुझे मिलेगा। इसी बीच 8-10 लोग बेंच पर आ बैठे। कसारा भी हाथ धोया और चाय बनाने लगा। खेमा को उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था, मतलब बेचारा निराश हो गया, उसको भूख लगी थी, फिर भी तुरंत खाना नहीं मिल पाया। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों को के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी भद्दी गालियाँ देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने कार में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 नज़र जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान जो हो गई थी। मतलब जब खेमा बेचारा गिलास लेके जाता चाय की, तो लोग कोई इसे गाली देकर बुलाता, कोई भद्दी भद्दी गालियाँ देता, फिर भी वो बेचारा डरा था, सहमा सा था, मुस्कुराते अपना कार्य कर रहा था। लेकिन जब वो लोग इसकी तरफ नहीं देखते थे तो ये चुप चुप थोड़ा बहुत उनकी तरफ देख लेता था। क्यों? ये थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। एरे खेमा, कहकर रोटी की तरफ इशारा करते कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। मतलब कसारा खाना खा लिया, फिर रोटी की तरफ इशारा किया कि खेमा तू भी जा खा ले। तब वो बेचारा गया, खा लिया और खाने के बाद थोड़ा आराम करने लगा। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था? गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ ले लेता। कभी सिर पास की दीवार में टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। मतलब थकान के मारे खेमा को बहुत नींद आती, लेकिन कसारा सो रहा होता, इसलिए खेमा को बेचारा को सोने की इजाज़त नहीं थी। जब वो सोता तो वो इसको पंखा झलता था। किसको? कसारा को। कौन? खेमा। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बींधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। कितने दिन हो गए थे खेमा को आए हुए? लगभग 2 महीने। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। अब ध्यान दीजिएगा, जो होटल था मुक्ता काशी बिना नाम का अस्थायी होटल, वो किसके पास था? एक क्लिनिक के पास था, मतलब छोटी सी डॉक्टरी थी उसी के पास में था, इसलिए वहाँ पर चाय की इतनी भीड़ होती थी। और इस काम को करते हुए खेमा को कितने दिन हो गया था? लगभग 2 महीने। और खेमा की सारी दुनिया इन 2 महीनों में उसी केवल कसारा के होटल में सिमट कर रह गई थी।
एरे खेमा। कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। तो थोड़ी देर हो गई होगी क्योंकि 8-9 साल का बच्चा है। थोड़ा मन, इस समय के बच्चों की उम्र खेलने और पढ़ने की होती है, लेकिन वो बेचारा किस्मत का मारा बाल मजदूर मजदूरी कर रहा था। तो जब ऐसे ही ताने देता है कसारा, क्या तेरा बाप धोएगा, फिर वो बेचारा चुपचाप सहमा है और जाके उन तानों को सुनते हुए बर्तन को साफ। फिर देखिए क्या होता है। एरे खेमा, पहले यहाँ 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आया। कसारा ने नाटकी क्रोध में कहा। मतलब कसारा बोलता, पहले इधर आओ, बर्तन बाद में धोना, पहले 4 चाय लेके जाओ और कहाँ दे आओ? जनरल स्टोर पर, जहाँ पे बेचारा खेमा कुछ देर पहले बैठा हुआ था। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई क्योंकि बाबा उसको काम ही दे रहा था। कसारा वो काम करने में ही व्यस्त था, इसलिए वो बर्तन नहीं धो पाया। इसी कारण खेमा की पिटाई भी हो गई। अब ये भी पूछ सकता है खेमा की पिटाई क्यों हुई? तो बर्तन न धोने के कारण हुई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे बेचारे पानी की बाल्टी भर ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर उठ बैठता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। मतलब अगर बच्चों को आप डांटिएगा तो देखेंगे आप, बच्चे बेचारे एकदम डर से जाते हैं, भय से। लेकिन कसारा के जो डर था, जो मार थी, उस खेमा में एक उत्तेजना, मतलब डर के मारे कि नहीं करूँगा तो मुझे और मारेगा। इस डर से बेचारा दौड़ते हुए गया और सारा काम अपना निपटाया। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, किंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई, क्योंकि दिन भर का बच्चा थका छोटा सा बच्चा जैसे ही बिस्तर पर गया उसको तुरंत नींद आ गई। अगले दिन सुबह खेमा ने फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए तो कुछ भी नया नहीं था, मतलब उसका तो यही रोज का काम था। रात मिली थोड़ी सोने के लिए, बाकी दिन भर उसको काम ही करना था। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मास्टर साहब है वो कितने दिन से खेमा का जीवन क्रम देख रहे थे? तो 2 दिन से। क्या देख रहे थे? खेमा का जीवन क्रम। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। कितने दिन से? 2 दिन से। क्या देख रहा था? खेमा का जीवन क्रम। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने क्यों। मतलब एक खेमा को तो हम और आप जान नहीं, न जाने इसके जैसे कितने ही खेमा इस देश में हैं, जो खेलने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण का दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इस तरह से बेच दिया है। कितने भाई बहन थे खेमा? 4 भाई बहन थे। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रख कर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। किसने सोचा? मास्टर साहब ने, खेमा के लिए। और जिनको पता चला था खेमा को किसने बेचा था? उसके माँ बाप ने। क्यों? इस बात का हम आगे देखेंगे, ठीक है। और कितने भाई बहन थे खेमा? 4 थे। वो भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। किसने? मास्टर साहब ने। किससे? खेमा से। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते, कहते हैं। कहते ही खेमा मेरे सामने बैठ गया। मतलब बेचारा उदास हो गया, रोने जैसा हो गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। निरुत्तर मतलब कोई उत्तर नहीं दे रहा खेमा ने। जब मास्टर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने सेठ के पास खुश हो? मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही सी जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। जब उन्होंने पूछा कि चलोगे मेरे साथ? किसने? मास्टर साहब ने। तो खेमा ने कहा कि क्या काम करना पड़ेगा। ये सुनते ही जो मास्टर साहब थे उनको कोई जवाब ही नहीं सूझा। मतलब वो उनका हृदय जो है करुणा से भर आया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। तो क्या कहा मास्टर साहब ने? तुमको मेरे साथ रहोगे, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये बात उन्होंने प्यार से कही। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। 2-3 दिन बाद छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगा। कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद। और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचे। कौन? वही जो है मास्टर साहब। उसका जो पिता था टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था।
थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। मतलब खेमा के पिता ने सोचा कि ये कौन है जिसे मैं जानता ही नहीं, कौन है मुझसे मिलने आ गया। इसलिए वो उनको भय भी, डर भी लग रहा था और आश्चर्य भी। आप, खेमा के पिता ने पूछा, मतलब आप कौन हैं? तो ये बोलते हैं, मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा, वो तो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मतलब वो बेचारे उदास स्वर में, उदासीन होकर बोलते हैं, खेमा तो एक होटल पर है। तब मास्टर साहब बोलते हैं, मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ खेमा को पढ़ाऊँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसीलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उनके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा। मतलब जब इन्होंने कहा, लेखक ये जो है मास्टर साहब, कि मैं खेमा को अपने साथ ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा, ये सुनते ही अपने बच्चे के प्यार के लिए उसके पिता की आंखों में आंसू उमड़ चले। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। जब जैसे इन्होंने अध्यापक में मास्टर साहब ने बोला कि मैं उसे ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाऊंगा, तब खेमा के पिता ने कहा कि लेकिन कसारा के पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे, तब मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने साथ से कहा। किसने? मास्टर साहब ने। आज समझ में आ गया कि खेमा के पिता ने खेमा को क्यों बेचा था, क्योंकि उसने कसारा से पैसे लिए होंगे उधार, और उस पैसे को न चुकाने का उन्हें मजबूरी में अपने बच्चे को वहाँ भेजना पड़ गया होगा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय का गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा के पिता ने कसारा से कितनी देर बात की? आधा घंटे। उसके बाद खेमा उनके पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। जैसे ही खेमा कसारा के होटल से मुक्त हुआ, मास्टर साहब के साथ चलने लगा, तो बिल्कुल उसकी चाल वैसी ही थी जैसे किसी एक पक्षी को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए, फिर छोड़िए तो बिल्कुल उन्मुक्त होकर वो गगन में उड़ता है। बिल्कुल वैसे ही चाल किसकी हो गई थी? खेमा की हो गई थी। वहाँ पर जाके लेखक ने भी स्नान किया और उस बच्चे को भी स्नान कराया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था, यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा? खैर, मतलब जब खाना खा के सोच रहे थे ये जो मास्टर साहब हैं कि खेमा कुछ पढ़ लिख के बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन खेमा जैसे इस देश में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका क्या? खैर छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। रात को जब मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? तब पता चला कि खेमा रोज रात को कसारा के 2 घंटे पाँव दबाता था। ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। किसकी आंखें? ये जो मास्टर साहब हैं उनकी आंखें। मास्टर साहब की आंखें क्यों भर आई थी? क्योंकि जब उनको पता चला कि जो बालक है खेमा, वो कसारा के रात को 2 घंटे पैर दबाता था, इसीलिए वो लेखक के पैर भी दबाने, मास्टर साहब के पैर दबाने भी आया था। इसी बात से जो मास्टर साहब उनकी आंखें भर आईं। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। मेरा पैर मत दबाओ, तुम जाओ, प्यार से सो जाओ आराम से। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा, आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। एरे खेमा, मतलब वो बच्चा दिन भर यही कार्यकलाप देखते होंगे आप। कोई जो बच्चे होते हैं दिन भर किसी कार्यकलाप में यदि वो रहते हैं तो रात को सोते हैं वो, तो उस बात को बोलते हैं, दोहराते हैं, मतलब बयाते हैं। उसी तरह खेमा जब सोया तो उसकी नींद अभी कच्ची ही थी, क्योंकि अचानक से उसको ये आदत नहीं पड़ी थी। तो जब वो सोया तो नींद में ही बड़बड़ाने लगा, क्या आया सेठ जी? ऐसा लगा मानो उसे कसारा की जो आवाज़ है वो कानों में सुनाई दे रही हो। अर्धनिद्रावस्था में क्या? ए रे खेमा, इसलिए वो उसका जवाब दे रहा था, आया सेठ जी। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई और आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इस कहानी को पढ़ने के बाद यदि आप अपने आसपास बाल मजदूर को देखेंगे तो उसे रोकेंगे और उसके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखेंगे और जागरूक बनेंगे कि आसपास के समाज में कोई भी 18 वर्ष से कम की उम्र का बच्चा किसी भी जगह पे काम करता हुआ न दिखे। वो केवल स्कूल में दिखना चाहिए या फिर खेलने के मैदान में। धन्यवाद।